अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लेके आया हूँ। इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो आज क्लास 9th एंड क्लास 10th दोनों के लिए ये इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। तो देखते हैं, आइए। अपठित गद्यांश ये 9th 10th 8th सबके लिए है, ठीक है बेटा। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। ध्यान से पढ़ना, बोर्ड के एग्जाम में आएगा आपकी क्लास 10th वाले और 9th वाले भी अच्छे से तैयार करो। जो पहले से ना पढ़ा हो उसे अपठित कहते हैं। यानी जैसे आप जो बुक पढ़ रहे हो, जो आपके क्लास में डेली पढ़ाया जा रहा हो, वो पठित होगा। लेकिन अचानक ही कोई आपको दूसरी बुक दे दी जाए या कहा जाए जिसको आप देखी नहीं है, पढ़े नहीं है, और कहा जाए कि इसको एक्सप्लेन करिए, इसमें से आंसर ढूंढिए। तो कैसे आंसर ढूंढेंगे? तो वहीं अपठित गद्यांश होता है। गद्य जानते हो, और काव्य गद्य दोनों आप जानते हो। तो हम गद्य के बारे में पहले पढ़ेंगे। तो वहीं अपठित गद्यांश। अब देखिए, इसमें अपठित गद्यांश को हल करते समय निम्नलिखित बातों पे ध्यान देना चाहिए। देखिए क्या क्या ध्यान, तभी कर पाओगे बेटा। सर्वप्रथम दिए गए अपठित गद्यांश तथा पूछे गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक 2-3 बार पढ़ना चाहिए। पढ़ लो, ठीक है, पढ़ लिया, जिससे कि उसकी मूल भाव आपकी समझ में आ जाए। चलिए ये भी कर लेते हैं। पूछे गए प्रश्नों के संभावित उत्तरों को रेखांकित कर लीजिए। यानी पूछे गए प्रश्नों के संभावित उत्तर को निशान लगा लीजिए, पेंसिल से मार्क कर लीजिए, पेंसिल से। अपठित से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखते समय कम से कम शब्दों में अपनी बात कहने का प्रयास करें। कम से कम शब्दों में, क्योंकि समय आपके पास कम है, टाइम। और शीर्षक देते समय संक्षिप्तता का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है, बहुत लंबा नहीं लिखना है। अब इसको हम अपनी लैंग्वेज में बताते हैं बेटा। आप जब आपको मिले ऐसा, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन एक बार आप ऐसा करो कि एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ लो, उसके बाद आप गद्य को पढ़ो 2 से 3 बार। जब आप पहली बार पढ़ोगे तो कम समझ में आएगा, दूसरी बार पढ़ोगे तो आपके जितने क्वेश्चन रहेंगे आपके दिमाग में दौड़ने लगेंगे उसके आंसर उस गद्य में। तो आप धीरे धीरे उस गद्य में पेंसिल से मार्क करते चलो। इससे क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा, ठीक है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होता है। ओके, तो देखते हैं बेटा। अपठित गद्यांश, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा गद्य में और एक एग्जाम्पल पद्य में दूंगा। सब एक ही जैसे होते हैं बेटा, उसमें कोई ज़्यादा नहीं, बस हल्का फुल्का क्यों शैली भाषा चेंज होती है, वो आपको अलग से लिखना। शैली, भाषा, राइटर, ये सब चीज़ें, ठीक है। अब देखिए, स्वच्छता हर एक की पहली और प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बेटा। तो क्वेश्चन में क्या है कि हमारी आंसर मत देखना, हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए तथा क्यों। दूसरा, ख का स्वच्छता के संस्कार कब विकसित किए जाने चाहिए। ग का माता पिता और अध्यापकों का उत्तरदायित्व होना चाहिए क्या। देश के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छता के महत्व को क्यों समझना चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस अभियान की शुरुआत की है। एक दो बार और पढ़ लो इसको, क्वेश्चन को, क्लियर हो जाएगा, क्लियर। देखिए, अब स्वच्छता हर एक की पहली और प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। सभी को समझना चाहिए कि हम केवल तभी स्वस्थ रह सकते हैं जब हम सब स्वच्छ वातावरण में अपना जीवन व्यतीत करें। अब बेटा याद रखना कि पहला क्वेश्चन ऊपर ही आएगा, ऐसा नहीं है, बहुत कम रेयर केस में होता है जो लास्ट में आता है। तो पहला क्वेश्चन, तो हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए तथा क्यों। तो हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए कि स्वच्छता हर एक की पहली और प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए, हर एक की। और सभी को ये समझना चाहिए कि हम केवल तभी स्वस्थ रह सकते हैं जब हम स्वच्छ वातावरण में अपना जीवन व्यतीत करें, ठीक है। तो ये देखिए, यदि यह स्वच्छता हमारी पहली और प्राथमिक होना चाहिए, क्योंकि हम सबको ये समझना चाहिए कि हम केवल तभी स्वस्थ रह सकते हैं जब हम वातावरण में अपना जीवन व्यतीत करें। तो हो गया, पहला आंसर आपको मिल गया। अब सेकंड का, ये सेकंड क्या, स्वच्छता के संस्कार कब विकसित किए जाने चाहिए। अब देखिए, बचपन सभी के जीवन का सबसे अच्छा समय होता है जिसके दौरान हम स्वच्छता के संस्कार विकसित कर सकते हैं। कब? बचपन में। मिल गया आंसर। थर्ड आइए, माता पिता और अध्यापकों का क्या उत्तरदायित्व। अब माता पिता, घर में माता पिता और स्कूल में अध्यापकों का यह दायित्व होना चाहिए कि वे बच्चों को स्वच्छता का महत्व समझाएं और आजीवन स्वच्छता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। देखिए, थर्ड आंसर भी मिल गया ना। अब चौथा क्या है, चौथा क्या है बेटा कि देश के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छता के महत्व को क्यों समझना चाहिए, क्यों समझना चाहिए। तो इसका भी आंसर है कि हमें यह समझना चाहिए कि स्वच्छता के अभाव में अनेक प्रकार की बीमारियां फैलती हैं तथा इन बीमारियों की वजह से रोज़ हज़ारों लोग मर जाते हैं। इसीलिए देश के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छता का महत्व समझना चाहिए और हज़ारों लोगों के जीवन को बचाने तथा उन्हें स्वस्थ जीवन प्रदान करने के लिए स्वच्छता की ओर कदम बढ़ाने चाहिए। अब देखिए, अब हम इसका आंसर यहाँ से लेंगे, हम इसका आंसर कहाँ से लेंगे कि हमें यह समझना चाहिए कि स्वच्छता के अभाव में अनेक प्रकार की बीमारियाँ फैलती हैं, यहाँ से लेना चाहिए और यहाँ तक, ठीक है।
अब देखिए नेक्स्ट क्या है बेटा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस अभियान की शुरुआत की। अब देखिए ये भी आपको आंसर मिल जाएगा। तो लोग मर जाएं इसीलिए देश के प्रत्येक नागरिक, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी बात को ध्यान में रखकर एक अभियान चलाया है जिसे स्वच्छ भारत अभियान कहा गया। देखिए मिल गया, हो गया आपका आंसर कंप्लीट। भारतीय नागरिक के रूप में हम सभी को इस अभियान के उद्देश्य और लक्ष्य को पूरा करने में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। हो गया बेटा ना। तो ये आपका गद्यांश है। अब पद अलग हो सकते हैं, पद अलग हो सकते हैं, क्वेश्चन अलग हो सकते हैं। जो क्वेश्चन होंगे इसी पद की में से ही ढूंढना है। तो हम इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करते हैं, ठीक है। अब आइए हम गद्य को देखते हैं। गद्य कैसे होगा अपठित काव्यांश यानी काव्य को। अब काव्यांश यानी गायन पद। तो अपठित काव्यांश पर आधारित प्रश्नों में मुख्य बल भाव बोध पे होता है। देखिए इस पर क्या होगा, इस पर भाव पे होगा। ये थोड़ा टफ लगेगा लेकिन भाव पे, यानी आपको उसका भाव खोजना है, अर्थ बनाना है। कैसे प्रस्तुत काव्यांशों को ध्यान में पूर्वक भाव को कैसे प्रयास करना चाहिए, कैसे उसे एक्सप्लेन करना है। कुछ प्रश्न भाषा शैली से संबंधित हो सकते हैं। देखिए मैंने पहले बताया था कि भाषा शैली भी पूछ सकते हैं। अलग अलग रहेगा पोएम तो अलग अलग भाषा शैली, ठीक है। उत्तर कोई वीर रस का है, कोई करुण रस का है, कोई श्रृंगार रस का है, तो अलग अलग चीज़ें। उत्तर लिखते समय ध्यान रखना चाहिए कि वे स्पष्ट हों। कविता की पंक्तियों का प्रयोग उत्तर के लिए नहीं करना चाहिए। जैसे ये नहीं कि कहीं पंक्तियाँ रख दो उत्तर के लिए, इसका अर्थ हमें लिखना है, वरन उन्हें अपनी भाषा में लिखना चाहिए। मतलब कि अपनी भाषा में लिखना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि वहीं की वहीं हमने लाइन उतार दिया। अब देखिए कैसे, जैसे अब आप इसको पढ़िए, इस पूरी कविता को पढ़ना है हमें। अब इस कविता को पढ़ने के बाद हमारे आंसर आएंगे। अब कैसे आएंगे, देखिए 15 दिन का। तो मैं यहाँ पे आता हूँ। देखिए कवि के अनुसार 15 अगस्त का दिन क्या कहता है। भारत को प्राप्त, इसमें क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा। तो 15 अगस्त का दिन क्या कहता है। ख में भारत को प्राप्त आज़ादी अभी तक अधूरी क्यों है। दूसरे तथा तीसरे पद के आधार पर उत्तर दीजिए। देखा दूसरे तीसरे पद, आज़ादी के बाद पाकिस्तान में क्या स्थिति और प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। लास्ट वाला प्रस्तुत कविता का शीर्षक। तो अभी हम शीर्षक नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, हम इधर देखते हैं। तो आइए देखिए, 15 अगस्त का दिन कहता आज़ादी अभी अधूरी है। यानी 15 अगस्त का दिन क्या कह रहा है हमारे लिए कि अभी हमारा स्वतंत्र हम पूरी तरीके से नहीं हुए हैं। सपने सच होने बाकी, राखी की शपथ न पूरी है। यानी अभी हमारा सपना बहुत सफल होना है, सच अभी नहीं हुआ है। राखी की शपथ न पूरी है, यानी राखी की भाई बहनों का शपथ जो होता है, राखी की शपथ यानी रक्षा करना। राखी मतलब रक्षा, तो रक्षाबंधन उसी को नहीं कहते हैं। तो अभी रक्षा करने की शपथ हमारी पूरी नहीं हो पाई है। जिनकी लाशों पर पग धर कर आज़ादी भारत में आई, यानी जिनकी लाश पे हम अपने पैर को रख करके आज़ादी भारत में लाए हैं। कहने का मतलब कि हमारे बहुत सारे मर गए क्रांतिकारी देश के, तो उनकी लाश पर ये आई है आज़ादी। वे अब तक खानाबदोश हैं, गम की काली बादल छाई। बहुत सारे ऐसे हैं जो छिपे हुए हैं और गम के बादल उनके पे हैं, यानी दुख के। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं, जो कलकत्ता के रास्तों पर आंधी पानी सहते हैं। हिंदू के नाते उनका दुख सुनते यदि तुम ला जाती, हिंदू के होने के नाते यदि तुम्हें शर्म आ रही है तो सीमा के उस पार चलो जहाँ सभ्यता कुचली जाती है। मतलब जहाँ उस पार चलो, जैसे पाकिस्तान में सीमा उस पार जहाँ एक दूसरे को दबाया जाता है धर्म जाति देख के। इंसान जहाँ बेचा जाता है, ईमान जहाँ खरीदा जाता है। इंसान बेचा जा रहा है, ईमानदारी खरीदी जा रही है। इस्लाम सिसकियाँ भरता है, डॉलर मन में मुस्कुराता है। यानी मुस्लिम सिसकी भरा रो रहा है और डॉलर जो अमेरिका की मुद्रा है वो मन में मुस्कुरा हंस रहा है। भूखों को गोली, नंगों को हथियार पहनाए जाते हैं। यानी भूखों को गोली और नंगों को हथियार दिया जा रहा है कि जाइए हमला करिए। कहने का उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। भूखे कंठों से जिहादी नारे लगवाए जाते हैं और ऐसा फ़ायदा लगवाया जाता है उनको, भूखे के रूप में उनको थोड़ा सा पैसा देकर उनसे जिहाद करवाया जा रहा है, यानी आतंकवादी बनाया जा रहा है। लाहौर, कराची, ढाका पर मातम की है काली छाया। यानी लाहौर, कराची और ढाका पे दुख की काली छाया है। लोग मर रहे हैं, उनके मातम है उनके परिवार वालों को। पख्तूनों पर गिलगित पे रहें गुमनामी गुलामी का साया। यानी पख्तून पर अफ़गानिस्तान और गिलगित, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के क्षेत्र है, पाकिस्तान के क्षेत्र है, ठीक है, उस पर गमगीन यानी दुखों का बादल है, गुलामी का साया है।
बस इसीलिए तो कहता हूँ आज़ादी अभी अधूरी, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आज़ादी अभी हमारी कंप्लीट नहीं हुई। कैसे उल्लास मनाऊँ, कैसे खुशी मनाऊँ, कैसे उत्सव मनाऊँ, थोड़े दिन की मजबूरी है। देखिए क्या कहते हैं, थोड़े दिन की मजबूरी है, दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे गिलगित। तो ऐसे बेटा यहाँ तक पूरा कर देंगे। अब आइए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन आंसर में क्या है, तो कवि के अनुसार 15 अगस्त का दिन क्या कहता है। 15 का दिन कहता है कि वह संकेत देता है कि हमें जो आज़ादी मिली वो अभी अधूरी है, क्योंकि हमारे लोगों ने जो सपने देखे तो भी पूरे नहीं हुए हैं। देखिए मैंने ये बताया था। अब भारत को प्रथम आज़ादी, अब भारत को प्राप्त आज़ादी अभी तक अधूरी क्यों है, दूसरे तीसरे, क्योंकि आज़ादी के इस देश के लिए आम आदमी ने अपनी कुर्बानी दी। वे आज भी खानाबदोश जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जाकर देखो कलकत्ता में लोग किस तरह फुटपाथों पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, मतलब गरीबी में लोग मरे इस देश की स्वतंत्रता के लिए, लेकिन आज उन्हें कुछ नहीं मिला। तो हमारी आज़ादी कहाँ है। आज़ादी के बाद पाकिस्तान में क्या स्थिति है, पाकिस्तान में स्थिति भूखों को गोली मार दी जाती है, नंगों के पाँव हाथ में हथियार पकड़ा दिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सही मानों में आज़ादी नहीं है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि क्या कहता है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भले आज़ादी प्राप्त कर ली, पर सही मायने में हमें आज़ादी अभी नहीं मिली है। और प्रस्तुत कविता कुछ शीर्षक क्या है, हम क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या हमें कवि समझाना चाहता है कि आज़ादी अभी अधूरी है। तो बेटा शीर्षक में थोड़ा सा चेंज हो सकता है, आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आज़ादी अभी अधूरी है हर स्टूडेंट लिखे, बट ये भाव समझना चाहिए कि आज़ादी अधूरी है, इसका आना चाहिए। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट ही होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।